हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। फोकस हमारा जो आने वाला CBT2 एग्ज़ाम है उस पर रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कंप्यूटर की केंद्रीय प्रक्रमण इकाई CPU जिसे कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। ठीक है, सिलेक्ट ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, ऑड वन आउट करना है हमें। तो CPU की बात करें तो CPU जो है कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिट्रीव करेगा और उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कंप्यूटर का वही होता है। ठीक है, इसलिए CPU को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नाम से भी इसको जानते हैं। 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका मेमोरी। ठीक है, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ठीक है, तो ALU कंट्रोल यूनिट दोनों हमारे पार्ट हैं। कंट्रोल यूनिट भी है, ALU भी है। आउटपुट यूनिट CPU का पार्ट नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आउटपुट यूनिट। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जैसे कि मैंने बताया कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कहते हैं हम CPU। ठीक है, आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन ए CPU। यहीं पे सारा जितना भी डेटा है उसको रिसीव किया जाता है और एनालाइज करके उससे आउटपुट जनरेट किया जाता है। पूरा जो काम है वो होता है CPU में। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है उसको एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया CPU में 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक होता है मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर भी कहते हैं, एक होता है ALU, है ना। कंट्रोल यूनिट जो है वो डायरेक्ट करता है प्रोसेसर के ऑपरेशंस को। ठीक है, इसीलिए मेजर जो पार्ट होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है और इसको कहते हैं हम नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हर तरह का जो मटेरियल होता है जो प्रोसेस जिसको प्रोसेस किया जाता है ना, जिसको प्रोसेस करने के लिए जो अवेलेबल है उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, समझिएगा, जो भी डेटा, जो भी मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसको प्रोसेस करा जाना है उसको कहते हैं हम डेटा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सुनिएगा। ठीक है, और जो डेटा है उसका फिर अगर प्रोसेस कर लिया जाए, उसको डेटा को प्रोसेस कर लिया जाए तो वो बन जाता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो बन जाता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी भाषा में कहें तो इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को निर्देश डैश के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर गिवन थ्रू डैश। इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो दिए जाते हैं आपके इनपुट यूनिट द्वारा। इनपुट यूनिट द्वारा, इनपुट डिवाइस द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और जो कंप्यूटर यूज कर सकता है और डेटा जो है उसको प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज देते हैं। CPU में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो पूरा डेटा को मैनिपुलेट करता है और इंफॉर्मेशन आउट जनरेट करता है जो इंसान को चाहिए। डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इनमें से कौन सा जो है मेन PCB जो होता है ना कंप्यूटर में है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। तो देखिए
मदरबोर्ड जो है ना वो मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में। ठीक है, इसी में सारे जो भी बसेस या इलेक्ट्रिकल पाथवेज होते हैं ना जो कंप्यूटर में होते हैं वो सारे इसी पे लगे रहते हैं। ठीक है, बसेस क्या करते हैं, बसेस एक तरह से बस क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, वैसे ही ये जो बसेस होती हैं कंप्यूटर में वो डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में लेके जाते हैं। ठीक है, तो मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कौन सा हो गया, मदर बोर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर बोर्ड। सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीपीयू शेड्यूलर को किस नाम से जानते हैं हम, सीपीयू है ना, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, हर तरह के डेटा को प्रोसेस करता है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। डैश कंप्यूटर की मेमोरी अंक गणितीय तार्किक इकाई तथा इनपुट आउटपुट उपकरणों को यह बताता है कि प्रोग्राम के निर्देशों पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ठीक है, तो कौन बताता है कंप्यूटर की मेमोरी को, एल यूनिट को, है ना, कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये जो चीज़ बताता है वो बताता है आपका कंट्रोल यूनिट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट जो है मैनेज करता है हर कंपोनेंट कंप्यूटर का, इनपुट आउटपुट फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर मेमोरी को जो भी बताना होता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन पे, वो भी कंट्रोल यूनिट ही बताता है। कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो किसके द्वारा करे जाते हैं, तो वो सारे देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, अंक गणितीय और तार्किक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वो कौन करेगा, ALU। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ALU है ना। तो डेटा का जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है ना वो ALU के द्वारा ही होता है। RPG का फुल फॉर्म क्या है, RPG का हमें फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, RPG एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिजनेस एप्लीकेशंस में काम आती है, और इसका फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी का उदाहरण है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो फोर्थ लैंग्वेज जनरेशन की अगर बात की जाए तो वो है आपकी SQL। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SQL, या फिर कह सकते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर की वो लैंग्वेज है जो स्टोर करती है, मैनिपुलेट करती है और रिट्रीव करती है डेटा को किसी डेटा बेस से। ठीक है, और ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान हुआ था, तो GUI का जो विकास है ना, वो कौन सी पीढ़ी के दौरान हुआ था, वो हुआ था आपकी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोर्थ जनरेशन में इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था। माना जाता है अर्ली 1980s में हुआ था, और पहला कंप्यूटर जिसको माना जाता है जिसमें GUI था वो कौन सा था, वो था लीसा नाम का कंप्यूटर, जिसको बनाया था एप्पल कंपनी ने, है ना, एप्पल कंपनी ने। परम का सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है। परम जो है सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, जिसको डेवलप किया गया है CDAC द्वारा। CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये है आपकी फिफ्थ जनरेशन सुपर कंप्यूटर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मशीन कोड को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में उपयोग किया गया था। ठीक है, तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कौन से थे, ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट जनरेशन।
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो चले थे 1946 से 1955 तक, है ना। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो एग्जिस्टेंस में आया था वो कौन सा था? नियाक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था? जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉकली, है ना। जेपी एकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो थी वो इस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था? जैसे मैंने बताया, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कौन सी पीढ़ी में होता था? वो होता था आपकी फर्स्ट जनरेशन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट जनरेशन। 1965 से 75 का काल किस युग का था? ठीक है, तो एरा, इस एरा की बात की जाए तो ये कौन से कंप्यूटर से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये कौन से एरा से रिलेटेड है? तो ये था आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 1965 से 75 तक का जो एरा था उसको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर माना जाता है। आईसीज जो होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, उनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। अब आईसी की बात आई ही हुई है तो इसका इन्वेंशन किसने करा था? इसका इन्वेंशन करा था जैक किल्बी ने, ठीक है। जैक किल्बी जो कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर थे, इन्होंने इसका इन्वेंशन करा था। और कुछ फेमस जो कंप्यूटर्स थे इस जनरेशन के, उनकी अगर बात की जाए तो ICL 2900, ICL 1900 और यूनिवैक, ठीक है, 1108, ये सारे थे। ओके, क्या हो गया? ठीक है, हम कहाँ थे? हाँ, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग की अगर बात की जाए ना, तो वो थे आपके सैमर रॉयर क्रे। सैमर क्रे जो थे, इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन्होंने एक क्रे रिसर्च कंपनी की शुरुआत करी थी, है ना। क्रे रिसर्च कंपनी की शुरुआत करी थी जिसमें जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था जिस कंपनी द्वारा, और उसका नाम था क्रे KLS, ठीक है। क्रे KLS बनाया गया था 1979 में, इसलिए इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। राष्ट्रीय रक्षा के एयर ट्रैफिक और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करा जाता है? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। इनका बेसिकली काम ही होता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना, और रडार जो होता है नेशनल डिफेंस में, उसको इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल दोनों जो कंप्यूटर होते हैं ना, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है, दोनों का ही जो है फीचर्स इसमें होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कहा जाता है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको अधिक एक और नाम से जानते हैं, वो होता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इनमें से कौन सा जो है सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा विकसित किया गया है? तो इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर का प्रोग्राम था ना, वो हुआ था शुरू 1980 में, ठीक है। और इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो कौन सा था? वो था आपका परम 8000। कब बना था वो? 1991 में, है ना। और अगर ऑप्शन की बात करें, हम इनमें से देखें तो उसका अपग्रेडेड वर्जन जो था, है ना, वो कौन सा था? परम युवा 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम युवा 2। पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने करा था? तो कंप्यूटर माउस की अगर बात की जाए तो इसको इन्वेंट करा था आपके डगलस एंगलबार्ट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डगलस एंगलबार्ट। सबसे पहला माउस का जो प्रोटोटाइप था वो तैयार हुआ था 1964 में। इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इंटीग्रेटेड सर्किट का क्या है? उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उसमें सब बहुत हाई रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। सब तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। और आईसी की अगर बात की जाए, आईसी को इन्वेंट करा था जेएस किल्बी ने। जेएस किल्बी ने इसको इन्वेंट करा था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का, जैसे कि मैंने बताया, कौन सी पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया था? इसको करा गया था पहले पीढ़ी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट। डैश भारत के पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा डिजाइन और निर्मित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है सीरीज कंप्यूटर की? तो ये है आपकी परम कंप्यूटर, ठीक है। परम इसका नाम है सीरीज का। अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अरिथमोमीटर की बात करें तो इसको इन्वेंट किया था 1820 में। किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस। और अरिथमोमीटर क्या है? फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहला डिजिटल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? अरिथमोमीटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके विभिन्न प्रकार हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल है, मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये जो है वो है आपके एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है एज इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के तौर पे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है ना। इवन इसके अलावा आप जो गेमिंग कंसोल देखते हो, है ना, नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं, कार साउंड सिस्टम होते हैं, वो सारे एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। रोगियों की हृदय गति मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो कौन से टाइप का कंप्यूटर यूज़ करके जो है हार्ट बीट्स जो होती है ना, उसको मेजर किया जा सकता है? तो ये जो मेजर होता है वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट बीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब चीज़ें इसके द्वारा मेजर की जा सकती है ना। अगर आपने मूवीज़ में देखा हो, साइड में कंप्यूटर लगे रहते हैं, उससे मतलब स्क्रीन्स होती हैं, उससे पिन लगी हुई है पेशेंट के ऊपर, और यहाँ पे ऐसे हार्ट बीट चलती रहती है, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को प्राय उनके डैश के उपयोग के आधार पर पहचाना जाता था। तो किसके उपयोग के कारण
मतलब फीचर क्या थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जैसे कि मैंने बताया आपको किसका यूज़ करते थे, वो यूज़ करते थे आपके ट्रांजिस्टर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन जो चली थी 1940 से 52 तक, और उसके बाद आई थी सेकेंड जनरेशन 1952 से 64 तक, है ना। जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करा जाता था वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। और अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसको इन्वेंट किसने करा था, 1947 में विलियम शॉकली ने इसको इन्वेंट करा था। निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक तथा अंकगणित का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। ठीक है, तो किसने करा था बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना। पाइनियर किसने करा था, तो उनका नाम है आपके क्लॉड शैनन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लॉड शैनन। अमेरिकन थे, है ना, और इनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है ना। और इनको क्रेडिट भी है किस चीज़ का कि ये इन्होंने ही इज़ द फाउंडर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड डिजिटल सर्किट डिज़ाइन थ्योरी, ठीक है। इसके फाउंडर भी हैं ये। निम्नलिखित में से किस देश में पहला ENIAC जो पहला प्रोग्रामेबल सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था विकसित किया गया था। तो ENIAC की बात करें तो ये कहाँ पर डेवलप हुआ था, तो ये आपके डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसका डेवलपमेंट हुआ था। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी ने बनाया था, तो किस कंपनी द्वारा माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपकी इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। आंसर हो गया ऑप्शन बी इंटेल कॉरपोरेशन। इंटेल 4004 दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था, है ना, जो कि एक कंप्लीट जनरल प्रोसेस मतलब पर्पस CPU था एक सिंगल चिप पर। रिलीज कब हुआ था ये 1971 में, ठीक है, मार्च 1971 में इसको रिलीज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल और आसानी से ले जाने लायक योग्य है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर आप सॉरी अबाउट दैट। चलिए, तो हमारा सवाल था निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल और आसानी से ले जाने योग्य है।
तो अगर देखिए कंफर्टेबल, आसानी देखें हम, इजी टू कैरी, तो वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है हमारे लैपटॉप्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लैपटॉप जो होते हैं उनको आराम से आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। ठीक है, अगर बात करें तो लैपटॉप जनरली आपके 2-3 किलो के हो जाते हैं, मिनी कंप्यूटर्स उससे हल्के होते हैं। पर लैपटॉप में क्या होता है, जो आपके सारी चीज़ें, मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, सब कुछ है उसमें, सारा कंबाइंड है, पावर सप्लाई भी इसी में होता है, जो हमारा मिनी कंप्यूटर्स में नहीं होता है, जिसके कारण उसको जो है आसानी से कहीं ले जाना आसान इतना नहीं होता है। इसलिए कंसिडरिंग कि हमें आसानी से इजी टू कैरी चीज़ चाहिए, तो वो हमारा हो जाता है लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से अगर बात करें, कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो हुआ कौन सा, कीबोर्ड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस जो सिस्टम को इनपुट देते हैं, उसको जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास ऑन करते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा है, तो अगर ऑप्शन देखें, स्कैनर, ठीक है, हाँ, तो अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्टर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। कोई भी चीज़ आप स्क्रीन पे चल रही है उसको प्रोजेक्टर की सहायता से बाहर किसी भी एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। नीति एक ऐसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की गति और दबाव को पहचान कर कार्य करता है, उससे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग करके वो उंगली की गति और दबाव को पहचान कर कार्य करता है, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो देखिए ये जो टाइप है ना, ये किसका फीचर होता है, ये फीचर होता है आपके टच पैड का। टच पैड का फीचर है, टच पैड का उपयोग करके आप अपनी उंगली की गति और दबाव को पहचान कर उससे कार्य करवा सकते हैं। टच पैड जनरली लैपटॉप में आपने आगे देखा हो तो वहाँ पे लगा रहता है। कंप्यूटर कीबोर्ड को की उस कुंजी को क्या कहा जाता है जिसके उपयोग से स्क्रीन पर पॉइंटर कर्सर जो होता है इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम नेविगेशन की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेविगेशन की। कीबोर्ड की वह की यूज टू मूव द पॉइंटर या फिर कर्सर अराउंड द स्क्रीन। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो जाते हैं आपके, एरो की हो गए, ठीक है, पेज अप की जो होता है, पेज डाउन की जो होता है, ठीक है, इसके अलावा आपकी होम की जो होती है, एंड की जो होती है, ये सारी आपकी नेविगेशन कीज है। एलसीडी का, एलसीडी एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलसीडी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबाएंगे, तो वॉल्यूम अप करने के लिए कौन सी की दबाई जाती थी, तो वो दबाई जाती थी आपकी F8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F8। ठीक है, F8 की मदद से आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे और F8 की मदद से आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, F7 की मदद से आप वॉल्यूम कम करेंगे। जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो क्लाइमेट रिसर्च और वेदर फॉरकास्टिंग
है ना, किस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ करते हैं आपके सुपर कंप्यूटर्स का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों का उदाहरण किसके उदाहरण है? ठीक है, तो शिफ्ट और ऑल्ट किसके उदाहरण है? शिफ्ट और ऑल्ट उदाहरण है आपके मॉडिफायर कीज के। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडिफायर कीज। करते क्या है मॉडिफायर की? वो की होती है जो टेम्परली कोई एक्शन है उसको मॉडिफाई कर देती है। ठीक है, एग्जाम्पल शिफ्ट ऑल्ट होता है, और इसके अलावा कंट्रोल की जो है वो भी मॉडिफायर की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेषकर चेकों और की वैधता और मौलिकता की जांच के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा होता है? तो ये होता है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, वो यूज करते हैं किसी की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणामों को मशीन पठनीय, मशीन रीडेबल रूप में स्वीकार करता है? तो अगर इनमें से देखा जाए, है ना, तो एक प्रिंटर ही है ना, अगर इन ऑप्शंस में से कंसिडर करें हम, तो एक प्रिंटर ही है जो एक्सेप्ट करता है रिजल्ट्स, जो कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है रिजल्ट्स, उनको एक्सेप्ट करता है ना, एक मशीन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो वो किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रकार है आपके एक टाइप के प्रिंटर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। कंप्यूटर मॉनिटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है आपका VDU। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम भी दिया जाता है इसको, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDDT। ठीक है, टर्मिनल, VDU और VDT। ठीक है, ये दो नाम होते हैं, इन और नामों से मॉनिटर को जाना जाता है। एक मानक PC कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं? ठीक है, कितनी फंक्शन कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड PC कीबोर्ड में? तो उसमें होती हैं आपकी टोटल 12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12, है ना, 12 फंक्शन कीज होती हैं एक कीबोर्ड में। कंप्यूटर सिस्टम में प्रस्तुत या प्रेषित डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में अगर कोई सबमिटेड या ट्रांसमिटेड डेटा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप कहा जाता है इनपुट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट, है ना। कोई भी ऐसा डेटा या इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर को भेजी जाती है प्रोसेसिंग के लिए, उसको कहा जाता है इनपुट, है ना। और इसको कौन देता है? इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकाशित सबसे छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तो सबसे जो छोटा, स्मॉलेस्ट इल्यूमिनेटेड एरिया है कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पिक्सल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिक्सल। ठीक है, पिक्सल कहा जाता है इसको। 1 GB में कितने KB होते हैं? तो 1 GB की अगर बात की जाए तो उसमें कितने KB होंगे? उसमें आपके होते हैं 1024 इंटू 1024। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। एक MB की अगर बात की जाए तो 1024 KB होते हैं उसमें। ठीक है, 1024 MB की बात की जाए तो उसमें होता है 1 GB, वो बनता है 1 GB। तो 1 GB की बात की जाए तो 1024 इंटू 1024 KB हो जाएगा। ठीक है,
एक पेटाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो अगर एक पेटाबाइट की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें कितने गीगाबाइट होते हैं? उसमें होते हैं 10⁶ गीगाबाइट, या फिर कह लीजिए 1024 इंटू 1024 गीगाबाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 इंटू 1024। 1 गीगाबाइट निम्नलिखित सभी के बराबर है सिवाय डैश के। देखिए, तो इनमें से किसके बराबर नहीं है? तो अगर गीगाबाइट की बात की जाए तो 1000 MB के बराबर है। 1 GB को अगर आप कहना चाहो तो 1 मिलियन KB भी कह सकते हो, ठीक है। और 1 GB को आप 1000 टेराबाइट भी कह सकते हो। ये गलत हो गया है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस ऑप्शन ये गलत हो गया ऑप्शन, है ना। पर जनरली उल्टा होता है, 1 टेराबाइट में 1000 GB आ जाते हैं, है ना। पर आप अगर देखें बाकी ऑप्शंस में से तो हमारे 2 गलत हो जाते हैं, है ना। ट्रिलियन बाइट्स के बराबर भी 1 GB नहीं होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। एक मेगाबाइट में 1024 डैश होते हैं। 1 MB में कितने क्या मिलके बनाता है 1 MB? तो 1024 किलोबाइट मिलके 1 MB बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक भंडारण प्राइमरी स्टोरेज का उपकरण है? ठीक है, तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है पर्सनल कंप्यूटर्स में? तो वो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है एक पर्सनल कंप्यूटर में ना। रैम को एक और नाम से भी जाना जाता है वोलेटाइल मेमोरी के नाम से। 1 पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? 1 पेटाबाइट में आप कितने TB बन सकते हो? तो वो होते हैं आपके 1024। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? वो है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं, वे डैश नहीं कर सकते। सेकेंडरी डिवाइस सिर्फ स्टोर कर सकते हैं डेटा, और क्या नहीं कर सकते? तो वो ना उस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ना लॉजिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ना उस पर फेच कर सकते हैं ऑपरेशंस को। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिनको हम ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस नाम से भी जानते हैं, है ना। कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इसलिए ये सारे ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस। गति के अंतर स्पीड डिफरेंशियल को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेमोरी बफर का क्या नाम है? ठीक है, तो मेमोरी बफर को समायोजित करने के लिए व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल? तो क्या होता है वो? उसको कहते हैं कैश, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैश मेमोरी ना। कैश मेमोरी जो होता है वो एक ऐसा बफर है जो एडजस्ट करता है स्पीड डिफरेंस ना। ओनली पार्ट ऑफ मेमोरी जिसमें टेम्परेरी स्टोरेज के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आईटी में जैसे ही कोई शब्द कैश से हटाया जाता है, मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, तो द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सून एज द वर्ड इज रिमूव फ्रॉम कैश इज कॉल्ड। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं राइट बैक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट बैक ना।
कैश मेमोरी डैश के सिद्धांत पर काम करती है, तो वो किसके सिद्धांत पर काम करती है? वो काम करती है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में प्रोसेसेस को पूल से चुनता है और निष्पादन के लिए उन्हें मेमोरी में लोड करता है। तो कौन करता है ये सिलेक्शन और लोडिंग का काम? तो ये आपका करता है जॉब शेड्यूलर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉब शेड्यूलर। आईटी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है आपके कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एक बिट डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से सर्किट का इस्तेमाल करते हैं? हम यूज़ करते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिप फ्लॉप सर्किट। पेज फॉल्ट कब होता है? पेज फॉल्ट होता कब है? तो स्टेटस जो होता है ना पेज फॉल्ट का, कंप्यूटर सिस्टम में तब अकर करता है जब जो प्रोग्राम है ना वो पेज तक पहुंचे, है ना, जो कि उस पेज तक पहुंचे जो उस समय मेन मेमोरी में है ही नहीं, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा व्हेन द प्रोग्राम अराइव्स एट द पेज दैट इज नॉट इन मेन मेमोरी एट दैट टाइम। तो तब हो जाए, उसको कहते हैं हम पेज फॉल्ट। कर्नल मेमोरी आवंटित करने के लिए एक रणनीति को डैश कहा जाता है ना। वन स्ट्रेटजी ऑफ अलोकेटिंग कर्नल मेमोरी इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? तो उसको हम कहते हैं स्लैब अलोकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लैब अलोकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी है? इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है? तो जैसे कि मैंने बताया, नाम है उसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये जो है आपका वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। मतलब क्या होता है वॉलेटाइल मेमोरी का? कि वो मेमोरी जिसमें जैसे ही पावर हटा दोगे आप, या मान लीजिए अपने पीसी में आप काम कर रहे हो, रैम में डेटा स्टोर्ड है, जैसे ही पावर ऑफ करोगे मेमोरी साफ हो जाएगी रैम की। ठीक है, तो उसको कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM किसका उदाहरण है? EEPROM किसका उदाहरण है? वो है आपकी फ्लैश मेमोरी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लैश। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जहां बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को तेज पहुंच फास्ट एक्सेस के लिए संग्रहित किया जाता है? तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं? उस एरिया का कहा जाता है कैश मेमोरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो पहला जो है अ प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला ही हमारा जो है वो सही है। कैश मेमोरी डैश और डैश के बीच कार्य करती है। किन दो के बीच में कार्य करती है कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी की अगर बात की जाए तो वो कार्य करती है आपकी रैम और सीपीयू के बीच में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम, इन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंटली जो रिक्वेस्टेड डेटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना उसको अवेलेबल करवाता है। ठीक है, तो वो ये सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। एक पेटाबाइट इक्वल टू 1024 डैश, तो जैसे कि मैंने बताया
ये होता है आपका टेराबाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेराबाइट। ठीक है, देखिए एक बार टेबल भी देख लेते हैं। शुरुआत होती है एक बिट से, 1 या 0। ठीक है, 1 या 0 ये हो जाता है बिट। फिर उसके बाद आता है एक निबल। निबल हो जाता है 4 बिट, है ना, 4 बिट हो जाते हैं। एक बाइट आता है, फिर उसमें हो जाते हैं 8 बिट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक किलोबाइट। किलोबाइट में हो जाते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक MB। एक MB में हो जाते हैं 1024 किलो बाइट्स। उसके बाद आ जाता है एक गीगाबाइट, उसमें हो जाते हैं 1024 MB। फिर आ जाता है आपका एक टेराबाइट, जिसमें हो जाता है 1024 गीगाबाइट, है ना। उसके बाद आता है आपका पेटाबाइट। ठीक है, पेटाबाइट, जिसमें हो जाते हैं 1024 टेराबाइट। फिर पेटाबाइट के बाद आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट में हो जाते हैं 1024 पेटाबाइट। फिर आता है आपका जीटाबाइट, 1024 एक्साबाइट। फिर आ जाता है योटाबाइट। योटाबाइट में हो जाते हैं 1024 जेटाबाइट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? निबल क्या होता है? तो निबल की अगर बात करें तो उसमें होते हैं 4 बिट, है ना, और उसको हम कहते हैं हाफ बाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाफ बाइट। बाइट जिसमें होते हैं 8 बिट। ठीक है, तो इसमें है 4, इसमें है 8, तो इसलिए हो जाएगा हाफ बाइट। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करती है? तो वो क्या होता है? वो होता है आपका सूडो कोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूडो कोड जो होता है मेथड है, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम्स जिसमें इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन किसका? नेचुरल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। वेब पेज निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो वेब पेज यूज बनाने के लिए आप कौन सी भाषा का उपयोग करते हो? वो आप यूज करते हो HTML का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HTML। कोडेड निर्देशों, कोडेड इंस्ट्रक्शंस की सूची को क्या कहा जाता है? तो कोडेड इंस्ट्रक्शंस की जो सूची होती है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोग्राम ना। निर्देशों का वह समूह जो एक प्रोग्राम बनाता है और कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं कोड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोड। ठीक है, कंप्यूटर कोड कह लीजिए या प्रोग्राम कोड कह लीजिए, दोनों सेम ही बात है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मिलके कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रीत अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का चुनाव करना चाहिए? तो अगर प्रीत की बात करें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो है आपकी इनमें से जावा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। जावा जो है एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर ऊप्स की बात करें, इसको ऊप्स कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ऊप लैंग्वेज की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके जावा, C++, सी हैश, पाइथन, है ना, रूबी, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे सी भाषा में लिखा गया था? तो सी भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो वो था आपका यूनिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिक्स, है ना। किसने डेवलप करा था? डेनिस रिची ने। कब करा था? 1972 में।
डैश जानकारी खोजने और प्राप्त जानकारी की गणना करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा है जो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है और उसको कंप्यूट किया जाता है। तो वो है आपका क्वेरी लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेरी लैंग्वेज। एक औपचारिक भाषा जिसका उपयोग सूचना और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और जो प्रायः कंप्यूटर सिस्टम के डिज़ाइन के में उपयोग होती है, वह क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉडलिंग लैंग्वेज। डैश निर्देशों का एक सीमित समूह होता है जिसका पालन करने पर कोई विशिष्ट कार्य पूरा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होते हैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको जब फॉलो किया जाता है अकम्प्लिश करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्गोरिथम। डैश एक इंटरप्रेटेड उच्च स्तरीय हाई लेवल और सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इनमें से कौन सी एक इंटरप्रेटेड और हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो है आपकी पाइथन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइथन। एक मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज है, माय मिस्टेक, हाई लेवल लैंग्वेज है ये। EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है, हमें वो बताना है। EBCDIC का फुल फॉर्म होता है, ये एक डेटा इंकोडिंग सिस्टम है जिसको डेवलप करा था आपके IBM ने, है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोर्ट्रान पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का निर्माण किसने करा था? तो फोर्ट्रान का किसने बनाया था फोर्ट्रान को? ठीक है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट करी गई थी जॉन बेकर्स द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन बेकर्स ना। IBM के लिए काम करते थे ये। 1954 में इसको डेवलप करा था। रिलीज़ कब हुई थी कमर्शियली? 1957 में। डेवलप तो 54 में हो गई थी, पर 3 साल बाद इसको रिलीज़ किया गया था। जेम्स ए गॉसलिंग द्वारा विकसित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जेम्स ए गॉसलिंग की अगर बात करें तो इन्होंने कौन सी भाषा का डेवलप करी है? तो इन्होंने करी है आपकी जावा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जावा, जिसके कारण इनको डॉक्टर जावा नाम से भी जाना जाता है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित की है? तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई है? वो की गई है आपकी एप्पल कंपनी द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एप्पल। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा को आविष्कार किसने करा था? किसके द्वारा जावास्क्रिप्ट डेवलप की गई थी? तो ये करी गई थी ब्रेंडन एच द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेंडन एच द्वारा इसको डेवलप किया गया था। डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो डेटाबेस में एक्सेस अगर करना है ना आपको डेटा, तो आप यूज़ करोगे SQL का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। डेवलप किसने करी थी? IBM ने 1970s में। पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो अगर पहली प्रोग्रामिंग भाषा की अगर बात की जाए तो वो कौन सी थी? वो आपकी थी फोर्ट्रान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रान। डैश डेटा को जोड़ने, अपडेट करने और डिलीट करने जैसे कार्य करता है। तो कौन है जो टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि इंसर्ट करना डेटा, डिलीट करना या अपडेट करना? तो वो आपका करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा था 1972 में डेनिस रिची ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनिस रिची। एक कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स की प्रस्तुति को व्यक्त करती है उसे सीएसएस, जैसे सीएसएस, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं स्टाइल शीट लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टाइल शीट लैंग्वेज। डैश जानकारी खोजने और उसे प्राप्त जानकारी की गणना करने की अनुमति देता है। डैश अलाउस सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग डिराइव्ड इंफॉर्मेशन। तो वो होता है आपका क्वेरी लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेरी लैंग्वेज। एक ऐसी भाषा जिसका उपयोग स्वयं कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे अन्य प्रोग्राम शुरू करना, वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कमांड लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमांड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी एरर कंपाइलर द्वारा पहचानी जाती है? ठीक है, तो इनमें से जो कंपाइलर द्वारा एरर्स पहचाने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिकल एरर्स। डैश डेटा टाइप और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो होता है डेटा प्रकारों और उनके बीच के संबंधित को डिफाइन करता है। निर्देशों का वह समूह जिसे सीधे कंप्यूटर के केंद्रीय प्रक्रमण इकाई सीपीयू पर द्वारा निष्पादित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज। सिंटैक्स एरर का पता किसके द्वारा किया जाता है? तो सिंटैक्स एरर किसके द्वारा पता किए जाते हैं? वो आपके किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। ऐसे एरर जो प्रोग्राम के सोर्स कोड में होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है सिंटैक्स एरर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए, पास्कल है, फोर्ट्रान है, एसक्यूएल भी है, डीटीएच कुछ नहीं होता। डीटीएच होता है आपका डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डीटीएच। निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है? तो इनमें से अगर मार्कअप लैंग्वेज की बात की जाए तो वो कौन सी है? तो वो होती है आपकी HTML। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HTML, जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। पाइथन, जावा और PHP की बात की जाए तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो वो क्या है? वो है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।